हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज है 2024 का लास्ट डे और हम सॉल्व करने वाले हैं हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हैं यूपीएचएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था एडवर्टीज़मेंट 50 का उसके। तो ये पीवाईक्यू आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि आपको इससे आपका लेवल पता चलेगा, इससे आपको क्वेश्चंस पता चलेंगे कि किस तरीके से आयोग जो है प्रश्न पूछता है और आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है वो भी आप यहाँ से गेस कर सकते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हु सेड दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट टू ट्रुथ, नो वे टू गेन द नॉलेज ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट द गेटवे ऑफ साइंटिफिक मेथड। मतलब सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है, ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के द्वार से गुजरना ही पड़ेगा। ये कथन किसका है? ऑप्शन में आपके हैं कार्ल पियर्सन, लुंडबर्ग हैं, स्टुअर्ट चेज हैं, ए वुल्फ है। तो ये कथन जो है ये कथन संबंधित है कार्ल पियर्सन से। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द थ्योरिस्ट हु डज नॉट नो व्हाट टेक्निक्स आर अवेलेबल टू टेस्ट his hypothesis is poor way to formulate unreal question। जो सिद्धांत शास्त्री ये नहीं जानता कि उसकी परिकल्पना की परीक्षा के लिए कौन कौन सी विधियां उपलब्ध हैं, वो व्यवहारिक प्रश्नों के निर्माण में असफल रहता है। ये डेफिनेशन है और पूछा जा रहा है कि डेफिनेशन किसकी है। ऑप्शन में आपके हैं गुडे एंड हार्ट, जहोदा, पीवी यंग या फिर जेसी बर्नार्ड। तो यहाँ पर अगेन आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, गुडे एंड हार्ट की ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटेड दैट द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर यूजिंग नॉन कंट्रोल ऑब्जर्वेशन जनरली लीव्स और अदरवाइज शुड इन द लाइफ ऑफ ग्रुप विच ही इज स्टडीइंग। देखिए डेफिनेशंस काफ़ी सारी पूछ रहा है और रिसर्च से काफ़ी सारी डेफिनेशन पूछ रहा है, इसीलिए मैंने आप लोग को रिसर्च के लिए एक जो बुक सजेस्ट करी है हरिकृष्ण रावत की, बहुत अच्छी किताब है और उसमें उन्होंने रिसर्च से रिलेटेड काफ़ी सारी परिभाषाएं और बहुत आसान भाषा में रिसर्च मेथडोलॉजी को समझाया है। तो अगर आप चाहें तो उसको परचेस कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बुक है, इधर मैं उसका लिंक दे दूँगी। तो परिभाषा पूछा है, सहभागी निरीक्षण करता अध्ययन किए जाने वाले समूह के बीच रहता है अथवा अन्य प्रकार से उनके जीवन में भाग लेता है। ये डेफिनेशन किसकी है? ऑप्शन में आपके हैं पीवी यंग, रेमंड फर्थ, जॉन मज एंड गुडे एंड हार्ट। तो यहाँ पर फिर से आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, पीवी यंग की डेफिनेशन है ये, पीवी यंग। सहभागी निरीक्षणकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह के बीच रहता है या फिर अन्य प्रकार से उनके जीवन में भाग लेता है, ये कहा था पीवी यंग ने। अगला प्रश्न देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कोट्स गिवन बिलो मैच द फॉलोइंग करेक्टली। तो यहाँ पर एक तरफ आपके राइटर दिए हुए हैं, एक तरफ उनकी पुस्तकें दी हुई हैं और आपको इसको मैच करना है। तो आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो चलिए मैच करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा पीवी यंग की बुक का नाम आपको पता होगा, पीवी यंग की बुक है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। तो यहाँ पर सेकंड को सेकंड से मिला देंगे। और गुडे एंड हार्ट की पुस्तक आपको पता होगा मेथड्स इन सोशल रिसर्च। तो यहाँ पर थर्ड को थर्ड से मिला देंगे। अब जरा ऑप्शन को एक बार देख लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप एक बार ऑप्शन को देख सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन डी जो आपका कह रहा है वो इसमें आपको सेकेंड में सेकेंड है और थर्ड में जो है थर्ड को यहाँ पे मिलाया हुआ है। और इसके बाद R.L. एकॉफ की जो पुस्तक है वो है डिज़ाइन ऑफ सोशल रिसर्च और F.L. विटने की बुक का नाम है एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च। तो ये आपका मैच बनेगा और डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर विच वन इज नॉट द सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें से कौन सा है जो कि मैक्स वेबर के अनुसार समाज में स्तरीकरण का केंद्रीय अंग नहीं है? सत्ता, वर्ग, पद या फिर शक्ति। तो मैक्स वेबर ने देखिए स्तरीकरण में तीन चीज़ें बात करी हैं। इन्होंने बात करी है क्लास, स्टेटस एंड पावर की, लेकिन अथॉरिटी की बात उन्होंने स्तरीकरण में नहीं करी है। यहाँ पर ऑप्शन जो फर्स्ट है आपका वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हु रोट दैट इन द broadest sense sociology is the study of human interaction and interrelation, their condition and consequences।
अर्थात इसके विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र जो है मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतः संबंधों और उनकी दशाओं तथा परिणामों का अध्ययन है। तो ये परिभाषा किसकी है? ऑप्शन में है जिन्सबर्ग, मैकआइवर, पेज, कोजन है, टलकट, पार्सन्स है। और ये परिभाषा जो है आपकी, ये है जिन्सबर्ग की। ऑप्शन ए जो है ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए दो प्रकार के प्रारूपों अर्थात वास्तविक सामाजिक संरचना और सामान्य सामाजिक संरचना का प्रतिपादक कौन है? इसमें से कौन है जिन्होंने बात करी है दो टाइप का, एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर एंड जनरल सोशल स्ट्रक्चर की? ऑप्शन में है ब्राउन, मार्क्स, स्पेंसर और पार्सन्स। और यहाँ पर वास्तविक सामाजिक संरचना और सामान्य सामाजिक संरचना की बात करते हैं आपके रेडक्लिफ ब्राउन। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से ये विवेचना किसकी है कि समाज को कमांड क्लास और ओबे क्लास में विभाजित किया जा सकता है? कमांड क्लास और ओबे क्लास की बात हो रही है। ऑप्शन में है एंथनी गिडिंग्स, कार्ल मार्क्स, पीटर बर्जर या फिर डेरेनडॉर्फ। तो कमांड क्लास, ओबे क्लास की बात करते हैं आपके डेरेनडॉर्फ, यानी कि डी ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने तर्क दिया कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान है? तो एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील, ये शब्द ही पकड़िएगा। अनुसंधान की परिभाषा ये दी थी आपके बोगार्ड्स ने। सीधा सीधा ऑप्शन बी जो आपका है यहाँ पर बोगार्ड्स, एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान, ये डेफिनेशन है आपके बोगार्ड्स की। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने कहा कि उपकल्पना परीक्षण किए जाने वाला एक प्रस्ताव है? उपकल्पना को परीक्षण किया जाने वाला एक प्रस्ताव किसने कहा है? बोगार्ड्स हैं ऑप्शन में, पीवी यंग हैं, एफ.एन. कर्लिंगर हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उपकल्पना को परीक्षण किए जाने वाला प्रस्ताव मानते हैं आपके, अगेन यहाँ पर राइट हो जाएगा बोगार्ड्स, ऑप्शन ए। बोगार्ड्स मानते हैं कि उपकल्पना परीक्षण किए जाने वाला एक प्रस्ताव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत से संबंधित है? अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत से कौन संबंधित है? ऑप्शन में है माइकल थॉमस सैडलर या फिर थॉमस डबलडे, एडविन केनन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत से जिनका नाम जुड़ा हुआ है वो हैं एडविन केनन, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ चांसेस यानी कि जीवन अवसर की अवधारणा मैक्स वेबर द्वारा किसके लिए यूज़ की गई है? किस चीज़ के लिए यहाँ पर क्या बताने के लिए उन्होंने प्रयोग किया था? तो स्टेटस के लिए, पावर के लिए, क्लास के लिए या फिर एथनिसिटी के लिए? तो मैक्स वेबर ने जो लाइफ चांसेस शब्द है इसका प्रयोग किया था क्लास यानी वर्ग स्थिति को बताने के लिए, वर्ग को बताने के लिए। लाइफ चांसेस शब्द का प्रयोग उन्होंने किस चीज़ के लिए किया था? क्लास को बताने के लिए, वर्ग को बताने के लिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ऑप्शन में है प्रसार, बहुलक, माध्य और माध्यिका। तो ये भी आसान सा प्रश्न है और यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, रेंज यानी कि प्रसार। फर्स्ट ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन जो आपका है, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे अपने समाजीकरण के सिद्धांत में सामान्यीकृत अन्य की प्रासंगिकता की चर्चा की है? यानी किसने समाजीकरण के सिद्धांत में सामान्यीकृत अन्य या जनरलाइज्ड अदर्स की बात की है? ऑप्शन में है सी.एच. कूले, फ्रायड है, एच.एम. जॉनसन है और जी.एच. मीड हैं। तो जनरलाइज्ड अदर या फिर सामान्यीकृत अन्य की बात करते हैं समाजीकरण के सिद्धांत में कौन? जी.एच. मीड। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने यह तर्क दिया कि समाज में संबंध परिस्थिति से अनुबंध के आधार पर विकसित हुए हैं? किसने ये तर्क दिया कि समाज में जो संबंध है वो परिस्थिति से अनुबंध के आधार पर विकसित हुए हैं? ऑप्शन में है एच. मेन, एच. स्पेंसर यानी हर्बर्ट स्पेंसर, एच. हाइमेन या फिर हॉबेल। तो समाज में संबंध परिस्थिति से अनुबंध, इसकी बात करते हैं एच. मेन, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। एच. मेन बात करते हैं समाज में जो संबंध है वो परिस्थिति से अनुबंध के आधार पर जो है वो विकसित हुए हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में माना को एक महत्वपूर्ण कारक किसने माना है? नेस्फील्ड, हट्टन, लुईड्यूमा या फिर सी बाउगेल। तो माना को जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए जो जिम्मेदार मानते हैं वो हैं आपके हट्टन महोदय, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। हट्टन ने माना था कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए माना का सिद्धांत उन्होंने दिया था। अगला प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन डेवलपमेंट टू द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, यानी कि परिवार की उत्पत्ति के लिए क्रमिक विकास के विचार की अवधारणा किसने दी थी? परिवार की उत्पत्ति हेतु क्रमिक विकास सिद्धांत। ऑप्शन में है मार्गन, टायलर, बैकोफिन या फिर मेलिनोवस्की। तो यहाँ पर क्रमिक विकास सिद्धांत परिवार से संबंधित हैं आपके मॉर्गन। ऑप्शन ए जो है ये एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ओरिजिन ऑफ फैमिली, यानी कि उद्विकासवादी सिद्धांत भी है, क्रमिक विकास सिद्धांत किसका है? मॉर्गन का है। अगला प्रश्न है, पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहते हैं? रक्त मूलक परिवार, दाम्पत्य मूलक परिवार, प्रजनन परिवार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको बोलते हैं एक ऐसा परिवार जहां पर हस्बैंड वाइफ हैं और उसके आसपास में ब्लड रिलेटिव्स हैं, तो उसको बोलते हैं होमोलिटिक फैमिली, यानी कि रक्त मूलक परिवार। हस्बैंड वाइफ है और साथ में ब्लड रिलेटिव्स हैं। यहाँ पर वैसे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर होमोलिटिक क्यों है, प्रजनन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है पति पत्नी के अलावा रक्त संबंधियों से, तो रक्त संबंधियों से बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा होमोलिटिक फैमिली। अगला प्रश्न देखेंगे, हर्बर्ट जे गैंस ने नगरीय जीवन की विभिन्न शैलियाँ जो प्रस्तावित की हैं, इनमें से कौन सी उनके द्वारा प्रस्तावित नहीं है? तो हर्बर्ट जे गैंस ने नगरीय जीवन की जो अलग अलग शैलियाँ प्रस्तावित की हैं, इनमें से कौन सा उनके द्वारा प्रस्तावित नहीं है? कौन सी शैली की बात वो नहीं करते हैं? द एथनिक अर्बेनिटीज, द डिप्राइव्ड, द ट्रैप्ड, द कॉस्मोपोलिटन्स। तो हर्बर्ट जे गैंस ने जो नगरीय जीवन की शैलियाँ प्रस्तुत की थी, उसमें उन्होंने द एथनिक अर्बेनिट्स यानी कि नृजातीय शहरी शब्द प्रयोग नहीं किया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये इन्होंने यूज़ नहीं किया था। इसके अलावा जो बाकी के तीन हैं, डिप्राइव्ड हैं, ट्रैप्ड है और कॉस्मोपॉलिटन्स हैं, ये इन्होंने प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 मार्गों द्वारा रूपरेखित किया है, इनमें से कौन उनके द्वारा नहीं दिया गया है? प्रश्न थोड़ा सा क्लियर नहीं है, एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा। आई होप अब आपको पूरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, एलेक्स इंकल्स ने जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु के 3 मार्ग बताए थे, इनमें से कौन सा एक उनके द्वारा नहीं बताया गया है? ऑप्शन में है व्हाट डिड फाउंडिंग फादर्स डू, व्हाट डिड फाउंडिंग फादर्स से, व्हाट आर कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजिस्ट डूइंग एंड व्हाट डज रीजन सजेस्ट, यानी कि संस्थापक जनकों ने क्या किया, क्या कहा, समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं और तर्क क्या सुझाव देते हैं। तो देखिए, एलेक्स इंकल्स ने जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु दी थी, उसके जो 3 मार्ग रूपरेखित किए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि व्हाट डिड सोशियोलॉजिस्ट डू। तो यहाँ पर जो फाउंडिंग फादर शब्द है यानी कि संस्थापक जनक, ये नहीं होता अगर यहाँ पर हो जाता समाजशास्त्रियों ने क्या किया या क्या कर रहे हैं, तो ये सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर बात है फाउंडिंग फादर्स डू, तो ये बात उन्होंने नहीं करी है। इसके अलावा उन्होंने बात करी है फाउंडिंग फादर्स ने क्या कहा है और उसके अलावा तर्क क्या सुझाव देते हैं, और तीसरा उन्होंने कहा कि सोशोलॉजिस्ट ने क्या किया है। ठीक है, तो यहाँ पर संस्थापक जनकों की जगह पे अगर शब्द हो जाता सोशियोलॉजिस्ट यानी कि समाजशास्त्री, तो ये जो है सही हो जाता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है ये उन्होंने नहीं कहा है संस्थापक जनकों ने क्या किया, ये इसके बजाय वो कहते हैं कि सोशोलॉजिस्ट, व्हाट डिड द सोशोलॉजिस्ट डू। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अंतःक्रिया का एक उदाहरण है? स्मार्टफोन पर वीडियो गेम खेलना, एक रोचक किताब पढ़ना, अपने भाई से झगड़ा करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सोशल इंटरेक्शन का यहाँ पर ये वेबर से संबंधित क्वेश्चन है। वेबर ने बताया था कि सामाजिक अंतःक्रिया हम उसी को कहेंगे जहाँ पर 2 लोग अंतःक्रिया कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं। तो देखिए, स्मार्टफोन पर अगर आप वीडियो गेम खेल रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, आप किसी से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। रोचक किताब पढ़ रहे हैं तो आप खुद ही कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने भाई से झगड़ा कर रहे हैं, यानी कि आप दोनों के बीच में जो है
कुछ तो इंटरेक्शन हो रहा है और दोनों एक दूसरे से अफेक्टेड हो रहे हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप। ये पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबिन फॉक्स, सी जे फुलर, एफ जी बाइले या फिर सी लेवी स्ट्रॉस। तो एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप ये जो पुस्तक है इसके लेखक हैं आपके लेवी स्ट्रॉस। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है इन पुस्तकों में से कौन सी मेलिनोव्स्की द्वारा नहीं लिखी गई है? बुक्स हैं सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी, सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज, क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी, द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेज इन नॉर्थ वेस्टर्न मेलेनेशिया। तो इसमें से कौन सी मेलिनोव्स्की द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है? कौन सी पुस्तक है वो? तो देखिए यहाँ पर पहली बुक जो है ये इन्होंने लिखी है सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी, क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी भी लिखी है, द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेज इन नॉर्थ वेस्टर्न मेलेनेशिया ये भी इन्होंने लिखी है। लेकिन जो इनकी सेकेंड बुक ये जो यहाँ पे दी हुई है सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज़ ये पुस्तक इनकी नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रत्येक पीढ़ी पुरानी फैशन की हंसी उड़ाती है परंतु नए का समर्पित भाव से अनुसरण करती है। ये किसका उदाहरण है? सांस्कृतिक विलंबना का, सांस्कृतिक सापेक्षता का, या फिर सामयिक केंद्रितता का, या फिर पीढ़ीगत प्रसार का। तो ये चीज़ क्या है? तो इसको हम कह सकते हैं सामयिक केंद्रितता का, कि जो एवरी जनरेशन है, हर एक जनरेशन जो है वो पुराने फैशन की हंसी उड़ाती है लेकिन नए फैशन के प्रति जो है समर्पित रहती है। तो सामयिक तौर पर वो केंद्रित है, यानी अपने अकॉर्डिंग जो अपना समय है, अपना टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो सामयिक केंद्रित है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेम्पोरोसेंट्रिज्म, टेम्पोरोसेंट्रिज्म या सामयिक केंद्रितता। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज डिवाइडेड इंटू 2 फ्रेटरीज। 2 भ्रात दलों में बांटी गई है कौन सी जनजाति? तेईबालियोल और तारथारोल ये 2 भ्रात दल हैं। कौन सी जनजाति है इनमें बटी हुई? खस, नायर, टोडा या फिर खरिया जनजाति। तो यहाँ पर सही उत्तर है टोडा जनजाति। बी ऑप्शन जो है ये आपका सही है, टोडा जनजाति इनमें बटी हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे। विच कंट्री हैज़ प्रिपेयर्ड द क्रिमिनल स्टैटिस्टिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1827, यानी 1827 में सबसे पहले आपराधिक आंकड़े जो है किस देश ने तैयार कराए थे? ऑप्शन में है यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस एंड इटली। तो सबसे पहले 1827 में जो आपराधिक आंकड़े तैयार कराए गए थे वो तैयार कराए गए थे फ्रांस के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु एमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड एंड सपोर्टेड द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत का प्रवर्तक एवं समर्थक कौन है? एडविन केनन एंड रॉबिन्स, कार्ल साउंडर्स एंड डाल्टन, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रवर्तक और समर्थक में केनन, रॉबिन्स, सॉन्डर्स एंड डाल्टन ये सभी आ जाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से ये किसने कहा कि जरूरतमंद बालक अपराधी बन जाते हैं? इससे ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि जरूरतमंद होना बाल अपराध का कारण है। फ्रेडरिक एम थ्रेसर, हरमन मैनहिम, सिरिल लोडोविक बर्ड, मिरियम वॉन वॉटर्स। और यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सिरिल लोडोविक बर्ड, यानी कि सी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं काफ़ी सारे नए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको फंसाया जा सके। पेपर का लेवल भी आप देख रहे हैं काफ़ी हाई रह रहा है, जो कि मैंने आपको स्ट्रेटजी वीडियो में बताया भी था कि यूपीएचएससी जो है अब जो पेपर दे रहा है वो काफ़ी हाई लेवल का दे रहा है। तो आपको अपनी तैयारी जो है उसी लेवल की रखनी है और जितने भी अभी हाल में एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए चलना है ताकि आपका जो लेवल है वो बना रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोस्टल स्कूल या जो बोस्टल सुधार गृह हैं ये किसके लिए बनाए गए थे? बाल अपराधियों के लिए, महिला अपराधियों के लिए, बंदी के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बोस्टल स्कूल जो थे ये बनाए गए थे बाल अपराधियों के सुधार के लिए। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की विस्तृत व्याख्या की है? ऑप्शन में है मार्क्स, किंग्सले डेविस एवं जूडिथ ब्लैक, डबलडे या फिर पीटर बर्जर। तो इनमें से किसने जो है प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की व्याख्या की थी? तो वो है आपके किंग्सले डेविस और जूडिथ ब्लैक, यानी कि जूडिथ ब्लैक और किंग्सले डेविस ने जो है ये प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की विस्तृत व्याख्या की थी। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक तरफ राइटर दिए हुए हैं, एक तरफ उनकी बुक्स दी हुई हैं और आपको इनको मिलाना है। तो एक तरफ है लेमर्ट, जॉन बॉल्बी, मर्टन और बेकर, और बुक्स के नाम है 44 जुवेनाइल थीव्स, लेवलिंग थियरी है, सॉरी बुक्स नहीं है यहाँ पर, इनके थियरीज हैं। 44 जुवेनाइल थीव्स है, लेवलिंग थियरी है, सामाजिक सिद्धांत एवं सामाजिक संरचना है, प्राथमिक विचलन एवं द्वितीयक विचलन है। अब इनको आप मैच कर सकते हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए मैच करते हैं। तो बेकर ने दिया था लेवलिंग थियरी, मर्टन का है सामाजिक सिद्धांत एवं सामाजिक संरचना की बात मर्टन करते हैं, और जो लेमर्ट है ये प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन से संबंधित हैं। और फिर जो आपके जॉन वॉल्बी हैं इन्होंने दिया था 44 जुवेनाइल थीव्स, यानी कि ए को मिलाएंगे हम 4 से, बी को मिलाएंगे हम 1 से, सी को मिलाएंगे 3rd से और डी को मिलाएंगे हम 2 से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन जो है ये यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी इंडो आर्यन भाषाई परिवार की भाषा है? हिंदी, तमिल, कन्नड़ या फिर मलयालम? तो इंडो आर्यन भाषाई परिवार की भाषा है आपकी हिंदी भाषा। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक मेलिनोव्स्की की मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत नहीं आती है? भूख, प्रजनन, स्वास्थ्य या फिर अर्थव्यवस्था? तो मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत मेलिनोव्स्की ने इनमें से किसको नहीं रखा है? तो उसमें से आ जाएगा आपकी इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था, क्योंकि हंगर को, स्वास्थ्य को, प्रजनन को हम रखेंगे मूलभूत आवश्यकताओं में, इकोनॉमी मूलभूत में नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ डिस्कस्ड अबाउट कोर्सिव एंड इनेक्टेड इंस्टीट्यूशन, यानी कि आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा की है? पार्सन्स, दुर्खीम, होमन्स या फिर समनर? तो ये बात कौन करता है? तो ये बात करते हैं आपके समनर। ये 2 संस्थाएं जो हैं, अधिनियमित संस्थाएं और आलोचनात्मक संस्थाएं, ये दिया था समनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री आदर्श प्रारूप की अवधारणा से जुड़ा हुआ है? मर्टन, सोरोकिन, दुर्खीम या फिर वेबर? तो आदर्श प्रारूप की अवधारणा पूछ रहा है यहाँ पर, और बहुत आसान सा प्रश्न है, आप लोग इसको कर लेंगे, मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एरिक एरिक्सन के मनुष्य के 8 चरण की प्रमुख विशेषता है? सोशल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजिकल सेल्फ, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल सेल्फ या फिर डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ? तो देखिए, इन्होंने एरिक एरिक्सन ने सोशल और साइकोलॉजी दोनों की बात की थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन पूरी तरीके से सटीक नहीं बैठ रहा है। फिर भी दिए गए ऑप्शंस में से सी जो है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेविस की गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किस अध्ययन पर आधारित है? मैक्सिकन के 5 परिवार, अमेरिका के 5 परिवार, फ्रांस के 5 परिवार या फिर भारत के 5 परिवार? तो लेविस ने जो गरीबी की संस्कृति की अवधारणा दी थी वो उन्होंने कहाँ का अध्ययन करके दी थी? तो वो उन्होंने दी थी मैक्सिकन के 5 परिवारों के अध्ययन के आधार पर। ए ऑप्शन जो है ये यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार सामाजिक मानदंड एक प्रमाणित कार्यप्रणाली का रूप है? जो सामाजिक मानदंड है उसको किसने प्रमाणित कार्यप्रणाली का रूप जो है वो माना है? ऑप्शन में है आपके विरस्टीड, डेविस, मुरे और वुड्स। तो कार्य संपन्न करने का तरीका भी बात करते हैं और हमारे समाज द्वारा स्वीकृत हैं और प्रमाणित कार्यप्रणाली का रूप है।
ये सारी चीज़ें बात करते हैं आपके विरस्टीड। ऑप्शन ए जो है ये यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, एक परिकल्पना जिसमें दो स्थितियों, समूहों, परिणामों या किसी स्थिति की व्यापकता में कोई अंतर नहीं है, तो इसको क्या कहा जाता है? वैकल्पिक परिकल्पना कहेंगे, शून्य कहेंगे, या वर्णनात्मक कहेंगे, या फिर संख्यात्मक परिकल्पना कहेंगे? तो एक ऐसी परिकल्पना है जहाँ पर दो स्थिति, समूह, परिणाम में कोई अंतर नहीं है। तो जब कोई अंतर ही नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो शून्य अंतर है, यानी शून्य परिकल्पना हो गई, नल हाइपोथेसिस यहाँ पर इसको हम कहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ये किसने कहा कि भारत में समाजशास्त्र भारत विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है और भारतीय समाज की समझ के लिए आवश्यक पूर्व शर्त सही प्रकार के मिश्रण के रूप में है? लुईस ड्यूमो है ऑप्शन में, जीएस घुरिये है, डीपी मुखर्जी हैं और ए.के. शरण है। तो यहाँ पर ये जो कथन है ये संबंधित है आपके लुईस ड्यूमो से। इन्होंने कहा था कि जो समाजशास्त्र है ये भारत विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है और समाज की, भारतीय समाज की अगर हमको सही तरीके से समझ लेनी है तो दोनों का मिश्रण आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय समाज एक हिंदू समाज है और हिंदू परंपराओं को समझे बिना इसको हम नहीं समझ सकते हैं? तो भारतीय समाज को एक हिंदू समाज कौन मानते हैं? ऑप्शन में है घुरिये, आर.के. मुखर्जी, लुईस ड्यूमो या फिर एन.के. बोस। तो ये मानते हैं आपके जी.एस. घुरिये कि भारतीय समाज जो है एक हिंदू सोसाइटी और हमको हिंदू ट्रेडिशन को समझना पड़ेगा अगर हम भारतीय समाज को समझना चाहते हैं तो। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको भारत में समाजशास्त्र के पिता माना जाता है? एम.एन. श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, योगेश अटल या फिर जी.एस. घुरिये? तो भारत में समाजशास्त्र के पिता के तौर पर कौन जाने जाते हैं? ये मैंने पहले की वीडियोस में कई बार बताया है, जी.एस. घुरिये जाने जाते हैं। डी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन एंड हिज हैबिटेशन, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? डीपी मुखर्जी, आर.के. मुखर्जी, ए.के. शरण या फिर जी.एस. घुरिये? तो मैन एंड हिज हैबिटेशन पुस्तक के लेखक हैं राधा कमल मुखर्जी यानी आर.के. मुखर्जी। बी ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है, शासक वर्गों के वर्चस्व में आने वालों के लिए अधीनस्थ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया था? अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना इसको ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर इन्होंने सबाल्टर्न शब्द पहले दे दिया है। अब होता क्या है कि हम लोग जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और पूरा क्वेश्चन पढ़ना भूल जाते हैं। देखिए सबाल्टर्न शब्द पहले दिया है, हेजेमनी शब्द बाद में दिया है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब जो सबाल्टर्न पढ़ेगा तो वो कहाँ पर जाएगा? बी.आर. अम्बेडकर पर सीधा चला जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। तो अधीनस्थ के अलावा इन्होंने क्या बात करी है? सबाल्टर्न के अलावा इन्होंने हेजीमनी शब्द दिया है और हेजीमनी की बात कौन करता है? एंटोनियो ग्राम्सी करते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसका विचार है कि सामाजिक असंतोष का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है? ऑप्शन में है मार्क्स, गुरनार मिल्डल, ए.आर. देसाई और ए.जी. फ्रैंक। तो यहाँ पर पूंजीवादी विकास पथ में सामाजिक असंतोष का कारण ये बात करते हैं आपके ए.आर. देसाई। कैपिटलिस्ट पैथ ऑफ डेवलपमेंट, ये शब्द किससे जुड़ा हुआ है? ए.आर. देसाई से। सी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से पूछ रहा है कौन समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ में संबंधित है? जी.एस. घुरिये, ए.के. शरण, डीपी मुखर्जी या फिर जी.एस. घुरिये, टी.के. उमान, ए.के. शरण, जी.एस. घुरिये, ए.आर. देसाई, डीपी मुखर्जी या फिर जी.एस. घुरिये हैं, टी.के. उमान है और ए.आर. देसाई हैं। तो समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ में जुड़े हुए हैं जी.एस. घुरिये और उसके अलावा ए.के. शरण और डीपी मुखर्जी, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये सही यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्चुअल कम्युनिटी के लेखक कौन है? वेबर, हार्वर्ड रेनगोल्ड, बैरी वॉलमैन या फिर बेनेडिक्ट एंडरसन? तो वर्चुअल कम्युनिटी पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं हार्वर्ड रेनगोल्ड। बी ऑप्शन जो है ये सही है। ये कॉन्सेप्ट भी नहीं का है और बुक भी नहीं की है। अगला प्रश्न है, डीपी मुखर्जी की किस पुस्तक में आधुनिकीकरण की अवधारणा प्रथम बार प्रयुक्त हुई? पर्सनैलिटी एंड द साइंसेस, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ, मॉडर्न इंडियन कल्चर, ए सोशोलॉजिकल स्टडी या फिर व्यूज एंड काउंटर व्यूज? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है मॉडर्न इंडियन कल्चर, ए सोशोलॉजिकल स्टडी। इस पुस्तक में डीपी मुखर्जी ने आधुनिकीकरण की अवधारणा
प्रथम बार प्रयुक्त की थी, यानी कि आपका ऑप्शन जो सी है ये यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक आंदोलन का उदाहरण है? संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा सोशल मूवमेंट का एक उदाहरण है? तो सोशल मूवमेंट इनमें से कोई भी नहीं है, ना तो संस्कृतिकरण है ना ही पश्चिमीकरण है। ये परिवर्तन की एक प्रक्रियाएं हैं, इनको हम सोशल मूवमेंट नहीं कह सकते। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन जो है ये सही है। अगला प्रश्न है, किसके विचार में उत्तर आधुनिक समाज जनसंचार समाज है? यानी कि पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी जो है उसको मास मीडिया सोसाइटी किसने कहा था? कुहन है, कोजर हैं, बोर्डिलार्ड हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मास मीडिया सोसाइटी की बात करते हैं आपके जीन बोर्डिलार्ड हैं। बी ऑप्शन जो है ये सही है, जनसंचार समाज, उत्तर आधुनिक समाज को जनसंचार समाज ये बोर्डिलार्ड कहते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं न्यू थिंकर के, ये आपके ग्रीन वाली बुक से काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएंगे, जो दोषी जैन की है, तो वहाँ से आप इनको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत की प्रतिक्रिया स्वरूप उद्भवित हुआ? जो आपका ग्लोबलाइजेशन थियरी है वो किसके रिएक्शन में आया था? एवोल्यूशन यानी उद्विकासवाद के या प्रकार्यवाद के या फिर आधुनिकीकरण के या फिर संरचनावाद के? तो जो आपका भूमंडलीकरण का सिद्धांत है ये आया था आपके आधुनिकीकरण सिद्धांत की प्रतिक्रिया स्वरूप, यानी सी ऑप्शन, मॉडर्नाइजेशन के अगेंस्ट में आया था ग्लोबलाइजेशन, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उभरा था ग्लोबलाइजेशन थियरी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक, WTO तथा विशेषता IMF का कटु आलोचक रहा है? तो विश्व बैंक, WTO का आलोचक कौन इनमें से रहा है? गिडिंग्स हैं, रॉबर्टसन है, स्टिग्लिट्ज है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज यानी कि बी ऑप्शन जो है ये सही है, ये विश्व बैंक और WTO के बहुत ज़्यादा आलोचक रहे हैं। अगला प्रश्न है, हु रोट द बुक टाइटल सोशल इकोलॉजी? ऑप्शन में है रामचंद्र गुहा, आंद्रे बेते, आनंद चक्रवर्ती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सोशल इकोलॉजी जो बुक है इसको दो लोगों ने लिखा है, एक तो आपके रामचंद्र गुहा यहाँ पर हैं और दूसरे RK मुखर्जी यानी राधा कमल मुखर्जी ने भी इस पुस्तक को लिखा है। लेकिन यहाँ पर चूंकि रामचंद्र गुहा ऑप्शन में पहले से मौजूद है तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉवर्ड P बेकर का पवित्र समाज निम्नलिखित में से किसके समकक्ष है? टॉनिज के जेमेनसॉफ्ट के, दुर्खीम के सावयवी सुदृढ़ता के, टॉनिज के जेसेलसॉफ्ट के या फिर रेडक्लिफ ब्राउन के नगर समाज के? तो हॉवर्ड P बेकर ने जो पवित्र समाज की अवधारणा दी थी वो जेमेनसॉफ्ट से काफ़ी हद तक मैच करती है। तो टॉनिज का जेमेनसॉफ्ट जो ऑप्शन है ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब आचार सामाजिक व व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त हैं तो कानून आवश्यक हैं। जब आचार अपर्याप्त हैं तो कानून क्या हो जाएंगे? पहलात्मक हो जाएंगे, आवश्यक हो जाएंगे, अनिवार्य हो जाएंगे या अनुपयोगी हो जाएंगे। तो ये वीरस्टीड का एक कथन है, किसका है ये भी याद रखिएगा, किसका कथन है ये? वीरस्टीड का कथन है एक। और उन्होंने कहा था कि जब नॉर्म्स हैं एडिक्वेट टू मेंटेन सोशल ऑर्डर तो लॉ जो है वो अननेसेसरी है, लेकिन जब मोर्स इनएडिक्वेट हैं तो वहाँ पर लॉ जो है वो क्या हो जाएगा? यूजलेस हो जाएगा, यानी कि अनुपयोगी हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उभयलिंगी समाज में सामाजिक भूमिका निर्दिष्ट किए जाने का एक आधार क्या होगा? एंड्रोजीनियस सोसाइटी में जो सोशल रोल हैं वो कैसे असाइन किए जाएंगे? लैंगिक पहचान के आधार पर, अर्जित परिस्थिति के आधार पर या प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर या फिर संयोगवश? तो वो कैसे असाइन किए जाएंगे? तो वो असाइन किए जाएंगे अर्जित यानी कि अचीव्ड स्टेटस के बेसिस पे। यहाँ पर बी ऑप्शन जो आपका है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है यहाँ पर, समाजशास्त्र उद्विकास के जटिल स्वरूप का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र जो है उद्विकास के जटिल स्वरूप का अध्ययन करता है। ऑप्शन में है कॉम्टे, दुर्खीम, स्पेंसर और ब्राउन। उद्विकास की बात हो रही है, समाजशास्त्र से संबंधित उद्विकास का सिद्धांत कौन दिया है? स्पेंसर। और नो डाउट यहाँ पर सही उत्तर जो है वो स्पेंसर है। अगला प्रश्न है,
समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है। सोशियोलॉजी की डेफिनेशन है कि सोशियोलॉजी एक क्या है? सोशियोलॉजी इज द सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ सोसाइटी व्यूड एज होल। ऑप्शन में है गिलिन, टी अबेल, इमाइल दुर्खीम और गिडिंग्स। तो यहाँ पर जो ये परिभाषा है ये है गिडिंग्स की, यानी कि डी ऑप्शन जो है ये यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, मानव और समाज तैरती हुई बत्ती और गहरे तेल के बीच जलने वाले अनंत आदान प्रदान के महज अनुभव की उजली स्थिर ज्योति पनपती है, जो कि हमारे नीरस और निरानंद विश्व को निरंतर प्रकाश और गर्माहट देती रहती है। यह कथन किसका है? मैकाइवर और पेज, मैक्स वेबर, सीकोर्ड तथा बैकमैन, राधा कमल मुखर्जी। तो ये जो परिभाषा है ये है राधा कमल मुखर्जी की। बहुत बड़ी सी परिभाषा है और इसको लेकर के काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हुए थे एग्जाम में, लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये है राधा कमल मुखर्जी की। मैन एंड सोसाइटी इज द फ्लोटिंग विक एंड डीप ऑयल देयर। तो ये डेफिनेशन राधा कमल मुखर्जी की। अगला प्रश्न है, एम.एन. श्रीनिवास ने जातियों में अन्योन्याश्रिता को क्या कहा है? जो इंटरडिपेंडेंसी है कास्ट में, उसको इन्होंने किस नाम से संबोधित किया है? ऊर्ध्वाधर एकता, क्षैतिज एकता, अखंडता या फिर पारस्परिकता। तो जातियों में जो इंटरडिपेंडेंसी है उसको एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं म्यूचुअलिटी, यानी कि पारस्परिकता। डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सिद्धांत एक ऐसा खुला चेक है जिसका संभावित मूल्य इस चेक को लाभ में लाने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन में है लुंडबर्ग, जी.सी. होमस, पी. लूमिस या फिर कोहेन। तो ये जो कथन है ये है आपके पी.एस. कोहेन का। कोहेन ने कहा था कि सिद्धांत एक खुला चेक है और इसका संभावित मूल्य इस चेक को लाभ में लाने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, सी राइट मिल के अनुसार सत्ता के त्रिभुज के 3 मुख्य तत्व हैं, इनमें से सही तत्वों का चयन कीजिए। मतलब 3 जो मुख्य तत्व हैं सी राइट मिल्स ने कौन कौन से इसमें से बताए हैं। तो सी राइट मिल ने देखिए बात करी है इकोनॉमिक, मिलिट्री और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर की जब भी बात आएगी तो आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक संरचनाएं, ये त्रिभुज बताया था सी राइट मिल ने सत्ता का। तो ये 3 यानी सी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये पुस्तक किसने लिखी थी? द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट बुक के लेखक कौन है? कोजर, डेरेंडॉर्फ, कॉलिंस या फिर अल्थुजर। तो ये आसान सा प्रश्न है। फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो बुक है इसके राइटर हैं कोजर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, गॉफमैन ने किस पुस्तक में अभिनय शास्त्रीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? तो बुक्स के नाम हैं द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, स्टिग्मा, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, रिलेशंस इन पब्लिक। तो गॉफमैन ने अपना जो अभिनय शास्त्र का सिद्धांत था वो दिया था द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में। ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निराशावादी आलोचनात्मक उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा किस विचारक से संबंधित है? किसको कहा जाता है? पेसिमिस्टिक क्रिटिकल पोस्ट मॉडर्निज्म से कौन यहाँ पर संबंधित है? जेमिसन और बोडिलार्ड हैं, लियोटार्ड और डेरिडा हैं, गिडिंग्स और स्मिथ हैं या फिर हैबरमास और मैनुअल कैसल हैं। तो यहाँ पर निराशावादी आलोचनात्मक उत्तर आधुनिकतावादी कहा जाता है जेमिसन और बोडिलार्ड को। ऑप्शन ए जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट है, जेमिसन और बोडिलार्ड, निराशावादी आलोचनात्मक उत्तर आधुनिकतावादी। अगला प्रश्न है, पियरे बोर्दियो ने किसको एक आंतरिक मानसिक एवं संज्ञानात्मक संरचना के रूप में माना जिससे लोग सामाजिक दुनिया में व्यवहार करते हैं? हैबिटस या फिर कल्चरल कैपिटल या फिर कल्चरल रिप्रोडक्शन या फिर साइन। तो देखिए एक आंतरिक मानसिक और संज्ञानात्मक संरचना जिससे लोग सामाजिक दुनिया में व्यवहार करते हैं उसको बोर्दियो कहते हैं हैबिटस। हैबिटस की बात करते हैं और यहाँ पे इंग्लिश में दिया था हैबिट्स, लेकिन फिर भी हम इसी को सही मानेंगे, हैबिटस की बात करते हैं। ए ऑप्शन जो है ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पैराडाइम शिफ्ट की अवधारणा से जुड़ा हुआ है? पैराडाइम शिफ्ट की बात कौन करता है? फेराबैंड है, थॉमस क्वेहन है, या फिर लेक्टोस है, या फिर मैक्स वेबर है? तो पैराडाइम शिफ्ट की अवधारणा से संबंधित है आपके थॉमस क्वेहन, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, क्रॉस कल्चरल स्टडी यानी पार सांस्कृतिक अध्ययन किस सामाजिक अनुसंधान अभिकल्प के उदाहरण हैं? कंपैरेटिव सोशल रिसर्च डिजाइन के, लॉन्गिट्यूडल सोशल रिसर्च डिजाइन के, या फिर एक्सपेरिमेंटल सोशल रिसर्च डिजाइन के, या केस स्टडी रिसर्च डिजाइन के? तो देखिए, जो अभी मैं आपको रिसर्च के क्वेश्चन करवा रही थी वो सारे के सारे आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, क्योंकि देखिए रिसर्च से काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि रिसर्च अगर आपकी अच्छे से तैयार है तो मान के चलिए आपके 10 से 12 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो रिसर्च पे आपको बिल्कुल बढ़िया से फोकस करना है। फिलहाल हम ध्यान देते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ की बात हो रही है। क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ जो है ये संबंधित होते हैं आपके कंपैरेटिव सोशल रिसर्च डिज़ाइन से, यानी कि ए ऑप्शन जो है ये यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तुलनात्मक सामाजिक अनुसंधान अभिकल्प से क्रॉस कल्चरल स्टडीज संबंधित होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, एक तरफ पर्सपेक्टिव दिया है और एक तरफ थिंकर दिए हैं, तो आपको मैच करना है। भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य से कौन है? तो चलिए साथ साथ में मैच करते हैं। ड्यूमा है। मार्क्सवादी से कौन है? AR देसाई है। सभ्यतावादी से कौन है? तो सुरजीत सिन्हा है। और सबाल्टर्न से पूछ रहा है तो रणजीत गुहा है। तो हमने मिलाया है A को 1 से और B को मिलाया है 3rd से। तो A को 1 से और B को मिलाया है 3rd से और C को मिलाया है 4 से। तो यहाँ पर हमारा जो D ऑप्शन है, D ऑप्शन ये हमारा राइट है। अगला और इस क्वेश्चन पेपर का अंतिम जो क्वेश्चन है, एक तरफ राइटर दिए हैं और एक तरफ उनकी बुक्स दी हैं, आपको मैच करना है और साथ में कूट भी मिलाना है। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए मैच करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा, कुछ कुछ बुक्स तो आपको पता होंगी, कुछ कुछ नहीं पता होंगी। तो जैसे जो इनसाइड आउटसाइड है, टू व्यूज़ ऑफ सोशल चेंज इन रूरल इंडिया, ये बुक है वनिस्कर और एटवुड की। तो यहाँ पर डी को हम 1 से मिला लेंगे। और इंडिविजुअलिज्म इन सोशल साइंसेज जो बुक है ये है राजीव भार्गव की, यानी कि ए को हम 4 से मिला लेंगे। और TN मदान की पुस्तक है पाथवेज, तो यहाँ पर बी को हम 3 से मिला लेंगे। और आंद्रे बेते की जो पुस्तक है वो है सोशोलॉजी एसेज ऑन अप्रोच एंड मेथड, तो यहाँ पर हम सी को जो है 2 से मिला लेंगे। और यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन ठीक बैठ रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3rd ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो ये थे आपके UPHSC 2021 में जो पेपर हुआ था उसके सॉल्व्ड क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके अच्छा लगा होगा और आपकी तैयारी में ये ज़रूर मदद करेंगे। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।